नमस्ते बच्चों। आज हम चिकित्सा का चक्कर पाठ के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप में चले जाते हैं हम लोग। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेडक बनारसी जी को बीमारी नहीं होती थी, वो हट्टा कट्टा इंसान से 35 साल का है, लेकिन एक दिन रात को उन्होंने ज़्यादा कुछ भोजन कर लिया था। उनके हिसाब से कम था, हम लोग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही था। 12 पूरिया था, 8 पाव मलाई था, है। उसके बाद बाग बाजार का 6 रसगुल्ला जो प्रसाद जी की इधर से आए थे, ये सब खा के वो थोड़ा बीमार पड़ गए थे। उनको रात के 3 बजे उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर दिखाया। उसके बाद दवा दारू की। अभी दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं हम लोग। अभी एक सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर लिया था। कुछ दिन ही गया था, थोड़ा सुस्त हुए थे वो कातर जी का दवाई खाने के बाद। अभी सिर्फ एक सप्ताह ही गया था कि उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। वो डॉक्टर साहब ने उनको अपेंडिक्स, ये सब बहुत सारे बीमारियों का नाम बताया था। जो चीज़ उनके आंखों के सामने नृत्य कर रहा था, डांस करने लगा था उनके आंखों के सामने, उनकी रोती हुई सूरत, मतलब सर दर्द में उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। उसी वक्त उसका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। वो सोचने लगे कि शायद वो डॉक्टर साहब ने जितने भी रोगों का नाम बताया था, हैं कि अपेंडिक्स हो सकता है, ये सब हो सकता है, बहुत सारे बीमारियों का नाम बताया था, वो सब में से किसी एक बीमारी ने उनको घेर लिया है, उनके ऊपर हमला कर दिया है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। तुरंत ही उन्होंने एक आदमी को डॉक्टर साहब के इधर भेजा और बोला कि इंजेक्शन पेट में उनके मारा था, मारने के बाद उनका पेट का दर्द कम हुआ था, ऐसे इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। वो बिना मांगी पत्रिका, मतलब बिना मांगने के बाद जो न्यूज़पेपर मिलता था, वैसे वो वापस लौट के आया कुछ ना लेकर, और आकर बोले कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी, इधर में उनका हालत बहुत खराब थी। उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में से भी लिखे तो संभवतः समाप्त ना हो। उनका हालत इतना खराब थी कि अगर विद्या की देवी सरस्वती शॉर्ट हैंड में, मतलब कम समय में भी लिखे तो भी समाप्त ना हो, इतना ज़्यादा है। जल्दी से जल्दी लिखे तो भी कम ना हो। हवाई जहाज के पंख की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। हवाई जहाज की पंखे जितने स्पीड में, जैसे फैन जितनी स्पीड से घूमता है, उस हिसाब से वो अपने करवटें बदल रहे थे, कभी इस साइड कभी उस साइड, ऐसे हालत हुआ था उनके सिर के दर्द के कारण। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सभी बैठकर मीटिंग कर रहे थे कैसे क्या किया जाए, कि अब कौन बुलाया जाए, कि अब किस डॉक्टर को बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी की बात मानता था, ना कोई निश्चय ही हो पाता था। और लेकिन उधर में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा था, कोई किसी का बात नहीं मान रहा। कोई बोल रहा था हकीम को बुलाओ, कोई बोल रहा था वैद्य को बुलाओ, कोई बोल रहा था प्राकृतिक डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कोई किसी का बात नहीं मान रहा था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था किन चीजों के ऊपर यह बहस हो रही थी। कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास, कौन कौन सा बिल जो होता है ना हम लोग के असेंबली इलेक्शन में, ये सब बिल दिया जाता है, कुछ कुछ पास होता है, कुछ कुछ फेल होते हैं, ऐसे हिसाब से। अंत में हमारा मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। उनके मकान के नजदीक उनके नेबर पंडित जी, उनकी विजय हुई। और आयुर्वेदाचार्य रस रंजन चिकित्सा मानदंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। कविराज, अभी वो आयुर्वेद शास्त्र को बुलाने, जो पेड़ पौधों से बीमारी का इलाज करते हैं, एक कविराज, उनके नाम है सुखदेव शास्त्री, उनको बुलाने का निश्चय हुआ। एक संजन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए और एक इंसान को भेजा गया उस कविराज को बुलाने के लिए। कोई 45 मिनट बीत गई, करीब 45 मिनट चला गया, परंतु ना वैद्य जी आए, ना भेजे गए सज्जन का ही पता चला। लेकिन जिसको भेजे थे ना वो आए और ना वैद्य जी आए, 45 मिनट चले गए थे ऑलरेडी। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, और एक तरफ से उनका दर्द आयकर की तरह, आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स की तरह, बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, दूसरी ओर ये जो 2 लोग, एक वैद्य जी और एक को भेजा गया था, इन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। और भी बेचैनी बढ़ी, और भी उनकी अंदर की टेंशन बढ़ रही थी।
अंत में जो साहब गए थे वो लौटे, अंत में जिन साहब को भेजा गया था उन वैद्य जी को बुलाने के लिए वो लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी वैद्य जी ने बहुत देर तक उनका पत्रा देखा। पत्रा मतलब कुष्ठी, जन्म के बाद लोगों के फ्यूचर कैसा होगा उन सब के ऊपर धारणा करके हिंदू शास्त्रों में कुछ कुष्ठी तिकुजी ये सब बनाया जाता है। उसके उनको देखा, देख के क्या बोलते हैं, अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि का स्थिरता है, मतलब उनके राशि में अभी वृत्त में बीच में शनि का स्थान है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा, 31 पल में शनि बाहर हो जाएगा और डर घटी एकादशी का योग है और उसके बाद एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा, वो ये सब कुछ नाम समाप्त होने के बाद वो आएंगे। सॉरी, इधर में पत्रिका मतलब उनका जन्म कुंडली नहीं था, मतलब वो तो पंजिका होता है जो हिंदू शास्त्रों में पूजा पर्वन के लिए दिखा जाता है, उसको देख के उन्होंने ये सब बताया। सुनकर मेरा कलीजा कबाब हो गया, ये सब सुनकर उनका कलीजा कबाब हो गया। कबाब का मतलब होता है जैसे चिकन को मतलब आग में हीट करने के बाद उसको बॉयल किया जाता है, उसके हालत में हो गया था उनका कलेजा। मगर वे कह आए थे, अतः बुलाने भी आवश्यक था, मैंने फिर उन्हें भेजा। वो कह कर आएगा, अतः उनको बुलाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने फिर से उस सज्जन को भेजे। कई आध घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए, करीब आध घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में मतलब 4 लोग जो उठा के लेके आते हैं उसमें बैठकर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए, आकर वो उनके सामने कुर्सी पर बैठे। आप धोती पहने हुए थे, वो धोती लगाकर आए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टी डाले हुए थे और कंधे पर उनका एक सफेद दुपट्टा था। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था। जनेऊ मतलब हिंदू शास्त्र के ब्राह्मण लोग जो पैता पहनते हैं वो था, सूत के नाम पर मतलब सूता के नाम पर किसी हद तक वो था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कबीराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। जिसका रंग, जनेऊ का रंग देखकर ऐसा लगता था कि कबीराज जी किसी जगह पे कुश्ती लड़कर आए, मतलब पूरा काला हो गया था, ऐसा हालत था। वैद्य जी ने कुछ ना पूछा, वैद्य जी ने कुछ नहीं पूछा। पहले नारी हाथ में ली, पहले नर्व्स को हाथ में लिया, 5 मिनट एक हाथ की नारी देखी, 5 मिनट एक हाथ की नारी देखी उन्होंने, नर्व्स को देखा, फिर दूसरे हाथ की नारी देखी। बोले वायु का प्रकोप है, मतलब गैस का प्रकोप है। उन्होंने बोले कि पेट में गैस हो गया, उसका ही कारण ये सब हो रहा है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुंची है। यकृत का मतलब होता है लिवर, लिवर से वायु घूमकर पित्ताशय मतलब गोल ब्लैडर में प्रवेश कर अंत में मतलब इंटेस्टाइन में जा पहुंची है। इससे मदनांगी का प्रादुर्भाव होता है, इससे इंडाइजेशन का बोध होता है, इंडाइजेशन होता है। और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ और किसी कारण जब हम लोग जो खाते हैं वो पदार्थ प्रतिहत रुका होता है, मतलब उसमें रुकावट होता है, खाने को मतलब डाइजेस्ट करने में रुकावट होता है, तब शूल का कारण होता है। तभी शूल का मतलब होता है पीड़ा या दर्द, ठीक है, उसका कारण होता है, तभी पेट में दर्द होता है। कबीरदास जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, लेकिन बेटव जी के अंदर ये चल रहा था कबीरदास जी क्या यकृत से पित्ताशय से ये सब बोल रहे थे, ये उनको कुछ पता नहीं। कबीरदास जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। दर्द एक तरफ और क्रोध आ रहा था कबीरदास जी की बातों सुनकर और वो छटपट कर रहे थे। आखिर मुझसे ना रहा गया, आखिर उनसे रहा नहीं गया। मैंने एक सज्जन से कहा, मैंने एक भद्रलोक से कहा कि जरा अलमारी से अपटे का कोश तो लेते आइए। अपटे का कोश मतलब अपटे एक राइटर है, उनके डिक्शनरी, कोश मतलब डिक्शनरी, इसको लेकर आइए। यह सुनकर लोग चकराए, यह सुनकर सभी लोग शौक में पड़ गए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं, कुछ लोगों ने यह सोचा कि अभी उनका दिमाग खराब हो गया, वो होश में नहीं है। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। उन्होंने कहा कि दवा तो बाद में होगी, पहले वो ये समझ ले कि उनको रोग क्या हुआ है, क्योंकि वैद्य जी ने जिस तरह से यकृत पित्ताशय ये सब बोला वो मतलब हेपेटाइट हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। चरक सुश्रुत मतलब संस्कृत के कुछ श्लोक वो सुनाने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। और आखिर में उन्होंने यह सब करने के बाद आखिर में उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको दवा देता हूं, आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन कीजिए। अदरक मतलब आदा, हम लोग बंगाली में जो आदा बोलते हैं, उसके साथ इस औषधि का, वो जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका सेवन कीजिए। खैर साहब फीस दी गई, फिर उनको फीस दी गई
किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा, मतलब उनका अस्तित्व छूटा किसी तरह से। 2 दिन दवा की गई, 2 दिन उनका दवा पी गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, कभी कभी कम होता था, पर पूरा दर्द ना गया, परंतु पूरी दर्द खत्म नहीं हुआ। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं है, सीआईडी के समान उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था दर्द। चारपाई पर पड़ा रहने लगा, चारपाई पर मतलब बिस्तर पर वो पड़े रहने लगे। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, दिन को मित्र की, उनके दोस्त की झुंड आती थे। वो आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। वो लोग आराम कम देते थे, दिमाग ज्यादा चाटते थे। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे, एक भद्रलोक उनको देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। बोले कि हम लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हाकिम या वैद्य को दिखलाइए। उन्होंने बोला कि आप किसी भारतीय हकीम या वैद्य को, जड़ी बूटियों से जो लोग दवा दारू करते हैं उनको हकीम या वैद्य कहते हैं, उनको दिखाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा लिया, वैद्य जी को तो उन्होंने दिखा लिया, हकीम ही सही, अभी हकीम को दिखाते हैं। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता था। उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र और अपना बेबसी जो हालत है उनका वो बोलने वाले थे, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। मतलब वो जो जिस फैशन में वो आए थे उसका अगर वो जिक्र ना करे तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ऐसा हालत है। मतलब फैशन को देखकर वो फिदा हो गए थे ऐसा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, इतना ज्यादा ठंडे का मौसम नहीं था। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, बनारस में इतना ज्यादा सर्दी नहीं पड़ता। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, फिर भी ऊल का कपड़ा, गर्म का कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। चिकन का बंदा मतलब कॉटन का एकदम पतला सा कपड़ा वो पहने हुए थे। बंददार मतलब ये कलर का बटन लगा हुआ कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी, बनारसी जो टोपी होता है वो लोटे की तरह लगता है, मतलब जो टोपी वो लोग पहनते थे, टोपी रखी हुई थी। पाँव में पायजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था। पाँव का जो पायजामा था वो चूड़ीदार पायजामा मतलब खुला था पूरी तरह से। परंतु दर्जी ईमानदार था, लेकिन जिस दर्जी ने यह सब बनाया है वो बहुत ईमानदार था। उनसे कपड़ा चुराया नहीं, उसने एक भी कपड़ा नहीं चुराया, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढेली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। ढेली मोहरी मतलब पैजामा का जो आखिर का हिस्सा होता है वो थोड़ा खुला हो, इसके लिए भी अलग सा कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतरबंद की हो और चुस्ती दिखाई हो। कतरबंद मतलब काट चाट में बहुत ज्यादा चुस्ती दिखाया है, एग्रेसिवनेस दिखाया है। जूता कमदार दिल्ली वाला था, उनके पहनने का जो जूता था वो कमदार दिल्ली वाला था, इतना दाम का नहीं था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे, वो इतने ज्यादा पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दिए है। उनका हालत देखकर ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने अपना हेल्थ जो था वो किसी बीमार किसी पेशेंट को देखने के लिए उनको दान कर दिया हो, किसी रोगी को दान कर दिया हो, अपने मरीजों को दान कर दिया हो। हकीम साहब ने नज़ाकत भी बला की थी, उनकी नज़ाकत जो थी, उनका एक्सप्रेशन का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। कान काटना मतलब ये जुल्फी लगते थे लखनऊ के तरह ऐसे लंबा करके लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया, आते ही उनको सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है। वो मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से सलाम का उत्तर दिया और बोले मिजाज कैसा है आपका, तबीयत कैसा है। मैंने कहा मर रहा हूं। कवि ने कहा कि वो मर रहे हैं, बस आपका इंतजार था, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था। अब यह जिंदगी आपके हाथों में है, आप मेरी जिंदगी जो है वो आपके हाथों में ही है। हकीम साहब ने कहा यार आप तो ऐसे बात करते हो गोया जिंदगी से बेजार हो गए हो। मतलब ये जो जिंदगी है पूरे जिंदगी से बेजार हो गए हो क्या? भला ऐसा गुफ्तगू भी कोई करता है, भला ऐसी बात भी कोई कहता है? गुफ्तगू का मतलब तो बात करना। मेरे मरे आपके दुश्मन मरे, आप क्यों मरेंगे? नब्ज तो दिखाइए। नब्ज फिर से दिखाया गया। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 2 मिनट में आपका दर्द गायब हो जाएगा। मैंने कहा
अब आपकी दुआ है, आप जो भी कुछ करना है आपको ही करना है, आपकी दुआ से होना है। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। आपका नाम बनारस में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हाकिम ने नब्ज देखी, 10 मिनट तक हाकिम ने नब्ज देखी। फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, मैं अपना दवाई देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। आप इसको इसी वक्त ही पीजिए हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका अभी ही आराम मिलेगा। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, हकीम साहब अभी निकलने के लिए तैयार हो गए। उठते उठते बोले, उठे और उठते उठते ही बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो लोग पुराने रखते हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है और मेरे इधर में ताजी दवाइयाँ अभी अभी बना है, ऐसे दवाइयाँ मिलती है। दर्द फिर कम हो चला, फिर उनका दर्द थोड़ा कम हुआ, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी, लेकिन उनका वीकनेस ज्यादा बढ़ रहा था। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था, कभी कभी दर्द का दौरा अधिक द्रुतगति से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। घर वाले और उनको भी ये दर्द के कारण बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, कोई कहता था कि लखनऊ जाओ और कोई एक्सरे का नाम बोलता था। किसी के ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए, किसी ने बोला कि पानी से जो चिकित्सा होता है उसका चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए। किसी ने कहा कि आप होम्योपैथी दवाइयाँ लीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होती है, देखिए कितने शीघ्रता से आपको फल मिलता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। इन नन्ही नन्ही होम्योपैथिक की जो गोलियां होते हैं वो छोटे छोटे गोलियां होते हैं, इसमें कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का। जिसने बोले थे वो बोले कि जादू का, मैजिक की तरह काम करता है। ठीक है, यह प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था, एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए। एक प्रकृति चिकित्सक ने बोला था कि आप गीली मिट्टी को गीला करके पानी से भिगोकर उसको पेट में लेप कर धूप में जाकर सेक दे। ठीक है, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा, 1 हफ्ते में दर्द गायब हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उनके ससुर उनके लिए एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं। उन डॉक्टर ने कहा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, आप बहुत समझदार भी हैं। मैं बीच में बोल उठा, वो बीच में बोल कर उठे, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता, अगर मैं समझदार नहीं होता तो मैं आपको क्यों बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी, उनकी नानी की मौसी मुझे देखते आई, उनको देखने के लिए आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर उन्होंने बोला, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। वो पहले से ही सोच रही थी ये सब कुछ ऊपरी खेल है। ऊपरी का मतलब क्या होता है ये पता चलेगा। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? उन्होंने प्यार से पूछा कि नानी जी ये ऊपरी का खेल क्या होता है? बोली, बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है, सब कुछ क्या किताब में लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है, किसी चुड़ैल ने तुम्हें पकड़ लिया है, भूत प्रेत चुड़ैल ये सब ने तुम्हें पकड़ लिया है, चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखे कहने लगी, नानी ने उनकी स्त्री और उनकी माता की ओर देखकर कहने लगे, देखो ना इसकी बोरनी कैसी खरी है। उसकी बोरनी मतलब आईलैश कितनी खरी है, कोई चुड़ैल लगी है, कोई इसके पीछे कोई चुड़ैल लगा हुआ है। ठीक है, किसी को दिखा देना चाहिए, कोई पीर फकीर को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरा जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो मेरा जान ही ले रहा है, एक ये आ रहा है, एक पेट पे इंजेक्शन मार रहा है, एक ये पुड़िया दे रहा है, एक ये दवाई दे रहा है, और अभी क्या चुड़ैल भी उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग चले गए तब पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, तुम लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हो? ठीक है, कुछ हो या ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज क्या है? कुछ हो या ना हो दिखाने में क्या हर्ज है? दिखा सकते हो ना सभी को, जो लोग जैसे आइडिया देते हैं सबको दिखाओ। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, उनके दर्द किसी तरह से कम ना हुआ। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, ओझा से क्या आशा करना।
पर बीच बीच दवा भी होती जाती थी। ओझा को भी उन्होंने दिखाया, मतलब पीर फकीर उन लोगों को भी दिखाया, फिर बीच बीच में वो दवा भी लेते थे। कुछ लाभ अवश्य हुआ, कुछ फल मिला उनको, पर पूरा फायदा ना हुआ और पूरी तरह से दर्द कम ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। अभी उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि बनारस से अभी वो लखनऊ जाएंगे। जो बात काशी में नहीं हो, सॉरी काशी से वो लखनऊ जाएंगे, जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। जो बात काशी में इतने सारे फैसिलिटीज नहीं है डॉक्टर के, तो उधर में वो सब ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है काशी में शायद, इसलिए वो लखनऊ के जरिए रवाना होने का इरादा कर लिया था। वहां सभी साधन है, उधर में सभी तरह के ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज मिलते हैं। सब तैयारी हो चुकी थी, सभी तैयारी कर चुके थे कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा आए, मतलब एक और डॉक्टर को एक मेहरबान ने लेकर आए। उन्होंने देखा, जरा मुंह तो देखूं, उन्होंने पहले आकर मुंह देखा। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहिए देखिए। डॉक्टर को उन्होंने बोला कि आपको मुंह देखना है, जीभ देखना है, जो चाहिए आप देख सकते हो। देखकर बड़े जोर से हंसे, ये सब देखकर उन्होंने जोर जोर से हंसने लगे। मैं घबराया, वो डर गए। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। ये जो हंसी वो कर रहे थे ये अट्टा हंसी कहलाता है, मतलब चिढ़ाते हुए जो हंसी होता है, ऐसे हंसी वो करने लगे। जो कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता कोई भी पढ़ता है तो ये हंसी होता है। मैं चकित भी हुआ, वो थोड़ा स्ट्रेंज भी हुए। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं कि तुम्हें पायरिया है। ठीक है, ये डॉक्टर बोले कि किसी डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर को तुमने दिखाया, किसी डॉक्टर को ये आइडिया नहीं आया कि तुम्हारा जो ये पेट का दर्द है ये पायरिया की वजह से, पायरिया दांतों की बीमारी होता है, ठीक है, दांतों की बीमारी की वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। उसी का जो जहर है, पायरिया दर्द बीमारी होने के कारण जो दर्द तुम्हारे पेट के अंदर जा रहा है, इससे ये सब दर्द हो रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं? तो बोला कि पायरिया है तो अभी क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, अभी क्या करना है सुनो। किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। किसी डेंटिस्ट के पास जाकर तुम अपना दांत निकाल दो तो तुम्हारा पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने मन में कहा, वो अपने मन में ही कहने लगे आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, आपको यह कहने में कोई तकलीफ ही नहीं हुआ कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि जाओ जाकर दांत तोड़ के ले आओ। ठीक है, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती है। गोया दांत मतलब जो दांत होता है उसको निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं होता है। लेकिन खैर रात भर मैंने सोचा, वो रात भर ये सोच रहे हैं शायद पायरिया की वजह से ही उनको पेट में दर्द हो रहा। ठीक है, मैंने भी यही निश्चय किया, उन्होंने भी यही निश्चय किया कि अभी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, जाकर दांत निकाल लेंगे। ये डॉक्टर ठीक कहता है, ये डॉक्टर ठीक कहता है शायद। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, दंत चिकित्सक के इधर में लोगों को भेज के पूछाया। उसने कहलाया कि 3 रुपये फी दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। उसने कहा कि 3 रुपये लगेंगे सिर्फ एक दांत निकालने के लिए। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे और सभी दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा, लेकिन वो आपके लिए 6 रुपये छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग, और दांत बनवाने के लिए सब दांत तोड़ने के बाद फिर दांत लगाने के लिए 150 रुपये अलग से लगेंगे। ये सुनकर पेट का दर्द, साथ सिर में भी चक्कर आने लगे। उनके पेट में दर्द और साथ में सिर में भी चक्कर आने लगे। 150 रुपये, तब के जमाने में 150 रुपये बहुत पैसा होता है। मगर मैं ना सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, उन्होंने सोचा कि अगर जान जिंदा रहा तो सब कुछ हो सकता है, पैसा का कोई परवाह नहीं है, कर लेंगे। इतना और खर्च करो, इतना और खर्च करूं। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे, श्रीमती से उन्होंने पैसे मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा, श्रीमती से जाकर उन्होंने बोला कि पैसा दीजिए, दांत तोड़ना है। उन्होंने बोला क्या होगा, मैंने सारा हाल कह दिया। उन्होंने सब कुछ डिटेल्स में उनको बोला। वे बोली तुम्हारी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है, तुम्हारे जो दिमाग है, तुम्हारे अंदर के जो बुद्धि है, जो सेंस है, वो क्या घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत उखाड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखाड़वा डालो, है आज कोई कहता है दांत उखाड़ लो, कल कोई कहेगा पूरा मुंडन कर लो, पूरा सभी बाल निकाल लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, कोई बोलेगा कि नाक को निकाल डालो, आंखें निकालवा दो, तुम्हारा पूरे आंखें निकाल लो।
ये सब फिजूल है, ये सभी बकवास है, ये कुछ नहीं होगा। खाना ठिकाने से खाओ, खाने समय पर खाओ, ठीक तरीके से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 15 दिन में ही तुम ठीक हो जाओगे। फिर कवि ने जो बात बोली वो हंसने वाली है। उन्होंने बोला, मैंने कहा, कवि ने बोला, तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी, इतने देर तक जो इतने सारे पैसा मेरा वेस्ट हुआ है, ये सब पहले क्यों नहीं किया, ये डायलॉग पहले क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हो। ये था तुम्हारा पार्ट। अगर इस पार्ट में किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात को फोन करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।